if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com। जी दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन 19 जून और समय है रात के 9 बजे। आज हम आपको बेहद खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं और साथ ही साथ जो आज का प्रोग्राम है वो बेहद खास है। इस प्रोग्राम में हम कई इम्पोर्टेंट इश्यूज को टच करेंगे और श्रॉफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के तमाम इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बताएंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर उमंग माथुर जी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्रॉफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के। जानेंगे कि ये हॉस्पिटल कब से इस फील्ड में काम कर रहा है, किस तरह की न्यू टेक्निक्स आ रही हैं और किस तरह अर्ली इंटरवेंशन से हम ब्लाइंडनेस को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नमस्कार, थैंक यू कि आपने हमारे को मौका दिया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें अपने बारे में भी बताएं, आप इस इनिशिएटिव से कैसे जुड़े और थोड़ा सा हमें श्रॉफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के बारे में बताएं। जरूर। मैं डॉक्टर उमंग माथुर हूँ। मैं श्रॉफ हॉस्पिटल के साथ करीब 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ऑलमोस्ट जब मैं अपनी एजुकेशन फेलोशिप वगैरह खत्म करी थी तब से मैं इधर काम कर रहा हूँ। श्रॉफ हॉस्पिटल जो है वो 100 साल पुराना है। 1922 में, इनफैक्ट इस वक्त हमारा शताब्दी दिवस है। 1922 में ये ट्रस्ट फॉर्म हुई थी। इस हॉस्पिटल के फाउंडर थे डॉक्टर SP श्रॉफ, एक पारसी डॉक्टर थे जो अपनी इंग्लैंड में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 1914 में चांदनी चौक में एक धर्मशाला में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो बहुत जल्दी वो पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा कि बहुत मरीज हैं जो पैसे के अभाव की वजह से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। तो उस टाइम के अपने उन्होंने दोस्तों के साथ, उसमें डॉक्टर अंसारी भी थे, एक ट्रस्ट फॉर्म किया और उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लैंड दरियागंज में करीब 4.5 एकड़ का लैंड और बिल्डिंग के लिए एक आई हॉस्पिटल के लिए लैंड दिया गया। 1927 में वाइसरीन इरविन, जो लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे, उनकी वाइफ ने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया था और बहुत जल्दी ये नॉर्थ इंडिया का, लाहौर से लेके समझिए कानपुर तक का सबसे इम्पोर्टेंट आई हॉस्पिटल बन गया। हमारे यहाँ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी और सभी उस टाइम के इम्पोर्टेंट लोग जो है अस्पताल आ चुके हैं। करीब 70s 80s में जब बहुत सारी नई चीजें चल रही थी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, इंट्राऑक्यूलर सर्जरी, उस टाइम ये प्योर चैरिटी मॉडल से ये चल रहा था हॉस्पिटल और ट्रस्ट को मुश्किल हो रही थी इसे चलाने के लिए, क्योंकि बस डोनेशन से ये चल रहा था। तो काफी मुश्किल हो रही थी ट्रस्ट को। तो करीब मिड 90s में आयशा ग्रुप जो है, जो ट्रैक्टर्स, ट्रक्स वगैरह बनाते हैं, उन्होंने इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करने का संकल्प लिया और तब से ये क्रॉस सब्सिडी मॉडल पे हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें हमने काफी मेहनत करके
हॉस्पिटल में सारी सब स्पेशलिटीज जो हैं, बच्चों के लिए आंखों की प्रॉब्लम्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, रेटिना सर्जरी, ग्लोकोमा सर्जरी, वो सारी चीजें अब यहाँ पर होती है कि जो कहीं पेड सर्जरी भी करा सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स में, वो भी हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ की सुविधा जो हमारे पास है वो बहुत कम हॉस्पिटल्स में है, और 50% काम हम बिल्कुल फ्री करते हैं पेशेंट्स के लिए। और हमारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में ही नहीं है, अलवर, वृंदावन, सहारनपुर, मेरठ, लखीमपुर खीरी और रानीखेत में भी हम चैरिटी हॉस्पिटल्स चलाते हैं और वहाँ के लोकल लोगों को उससे फायदा होता है। जी बिल्कुल। तो ये पिछले समझिए 25 साल से एक और फिर से इसका मूवमेंट हुआ रिन्यूअल का, और तब से अब हिंदुस्तान के टॉप 7-8 हॉस्पिटल्स में माना जाता है आई हॉस्पिटल। बिल्कुल, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आई श्रॉफ हॉस्पिटल के बारे में ना सुना हो, तो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन डॉक्टर माथुर, जैसे आपने बताया, कई लोग मुझे बताते हैं कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि इसको सस्टेन भी करना है, पहले ये प्योरली डोनेशन बेस्ड था, 2 काउंटर वहां पे लगे होते हैं, मुझे ऐसा बताया गया कि एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो मतलब कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि प्राइवेट में जिसके पास पैसा वो पहले जाएगा और अपना इलाज करवा लेगा? तो हम कोई जजमेंट नहीं करते, मरीज के पास पूरी छूट होती है, वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे प्राइवेट स्ट्रीम में अपॉइंटमेंट सिस्टम है, थोड़े बैठने की जगह में थोड़ा एयर कंडीशनिंग है, आप अपना डॉक्टर चूज कर सकते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो जनरल वाली साइड है उसमें जो भी उस दिन का डॉक्टर अवेलेबल है वो लोग आपको देखेंगे, और उसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं होता, आप टाइम से आइए, आपको देख लिया जाएगा। मेडिकल सिस्टम में कोई अंतर नहीं है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, क्या उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है? बिल्कुल भी नहीं। आपका जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल एक्सपर्टीज है, ऑपरेशन थिएटर भी सेम है, किसी सेफ्टी, आप अगर मोतियाबिंद की सर्जरी प्राइवेट में कराएं या जनरल में कराएं, उसी ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में होता है, कोई सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये जरूर है, अगर आप कौन सा लेंस चूज करना चाहते हैं उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर आप बिल्कुल फ्री पेशेंट भी आएंगे, आपको वही सुविधा दी जाएगी। ओटी के अंदर कोई सेफ्टी प्रोसीजर्स कैरी आउट होंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी डॉक्टर साहब, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में भी और आई श्रॉफ हॉस्पिटल के बारे में भी, और जनरली भी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, और खास तौर पे लैंसेट की रिपोर्ट भी है। उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ब्लाइंडनेस के जो केयरलेसनेस के कारण होते हैं। अगर समय पर उसका इलाज कराया जाए, अर्ली इंटरवेंशन की जाए, तो हम काफी लोगों की ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप हमें थोड़ा सा बताएं। तो मैं इसको 2 तरीके से डिवाइड करना चाहूंगा। एक है बच्चों की प्रॉब्लम, और दूसरा है थोड़ी स्लाइटली ओल्डर एज ग्रुप। नाउ बच्चों में शुरू के 3 साल के अंदर बच्चों की जरूर आंख एग्जामिन होनी चाहिए। कुछ बीमारियां होती हैं जो, जैसे कई बच्चों में मोतियाबिंद होता है पैदाइशी, उसको जितना आप जल्दी ऑपरेट करेंगे उतनी अच्छी विजन आने की चांसेस होते हैं। कभी कभी होता है कि एक आंख में चश्मे का नंबर है, दूसरी में नहीं है, तो सारा काम अच्छी आंख ले लेती है और दूसरी आंख सुस्त हो जाती है। ये शुरू के 5-6 साल में पता चल जाता है, तो हम अच्छी आंख को थोड़ा सा बंद करके दूसरी आंख को स्टिमुलेट कराते हैं और उससे विजन इंप्रूव हो जाती है। मैं शुरू के 7-8 साल अगर ये मिस हो जाता है तो बाद में विजन इंप्रूव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम बच्चों में है वो है चश्मे की या रिफ्रैक्टिव एरर्स की। बच्चों को तो लगता है कि उनकी वही दुनिया है, वो कंप्लेन नहीं करते। बट कई बार बच्चे क्लास में इसलिए नहीं परफॉर्म कर पाते क्योंकि उन्हें ब्लैक बोर्ड दिख ही नहीं रहा। सो बच्चों को स्कूल में चेकअप कराना बहुत जरूरी है। अभी कोविड के दौरान एक तो स्कूल बंद थे, तो सारे ये स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी बंद हो गए। ऊपर से इस जो ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई है उससे देखा गया है कि बच्चों में मायोपिया, जिसमें माइनस चश्मे का नंबर जो है वो बहुत बढ़ गया है। अगर बच्चे बाहर खेलते नहीं है, ओपन एरिया में नहीं रहते,
तो आंख का चश्मे का नंबर बढ़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो ये चीजें बच्चों की आई स्पेशल होती है, उनको जरूर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। ओल्डर एज में अगर आप बात करें तो कई बीमारियां हैं, जैसे ग्लोकोमा या काला मोतिया जैसे कहते हैं। अक्सर मरीज को शुरू में कोई तकलीफ नहीं हो, ना दर्द होता, ना नजर में फर्क पड़ता, बस धीरे धीरे पेरिफेरी से नजर गायब होने लगती है। और मरीज हमारे पास कई बार इतना लेट आते हैं कि बस बीच की एक टनल विजन बचती है, जो नजर चली जाती है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट सिंपल आई एग्जामिनेशन से हम इस चीज को पकड़ सकते हैं। तो 40 साल के बाद हर 1-2 साल में आईज का चेकअप जरूर होना चाहिए। इंडिया में जैसे आप सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज बहुत कॉमन है, और डायबिटीज अगर किसी को 10 साल अगर है तो काफी चांसेस हो जाते हैं कि आंख के पर्दे पे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जिसमें खून के धब्बे और हेमरेजेस और सूजन आने लगती है पर्दे पे। इसको भी अगर हम टाइम से पिकअप कर लेते हैं तो अर्ली स्टेजेस में हम लेजर से उसे कंट्रोल कर लेते हैं और नजर आपकी कंटिन्यूड अच्छी रहेगी। मरीज को अक्सर मालूम नहीं होता कि आइज पर भी डायबिटीज का असर होता है और वो बहुत लेट आता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं इनको टाइम से अगर हम चेकअप कराते रहे तो ये पकड़ी जाती है। ऑफ कोर्स इंडिया में मोतियाबिंद की तो प्रॉब्लम है, सफेद मोतिया या कैटरैक्ट जैसे कहते हैं, उसमें मरीज को ये मालूम चल जाता है कि उसे धुंधला दिखता है और नजर कम हो रही है, तो इसलिए वो मरीज जो है अक्सर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, अगर वो आसानी से वहां पे डॉक्टर अवेलेबल हो। आई केयर और हेल्थ केयर में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़े शहरों में तो डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप बड़े शहरों से थोड़ा भी अगर दूर जाएं तो बहुत कम डॉक्टर्स हैं, तो मरीजों को मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जाएं, तो एक ये काफी समस्या रहती है। जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बताया कि हमें रेगुलरली अपना चेकअप करवाना चाहिए, हमें वेट नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे डायबिटीज का आपने बताया, तो जब तक किसी को अफेक्ट नहीं आता तब तक वो जाता ही नहीं है, तो रूटीन चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली इंडिया में हमने देखा है कि हम अपनी हेल्थ को लेके उतने सेंसिटिव नहीं है और हमेशा केयरलेसनेस दिखाते हैं, और जब चीज बढ़ जाती है उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपके कुछ इनिशिएटिव्स के ऊपर आऊंगा। एक और चीज हमें बहुत देखने को मिल रही है समाज में, आरपी का जनरली अभी कोई इलाज है नहीं, ये सब कहते हैं, सबको पता है, बावजूद उसके बहुत सारे, चाहे वो आयुर्वेदिक के नाम पे हो, चाहे अलग अलग हॉस्पिटल्स हो, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्लेम करते हैं और इलाज आ जाते हैं। कई जगह पे 20-20 हजार रुपया महीना दवाई दी जाती है, हर किसी को लगता है कि हम ठीक हो जाए, कोई लोन लेके पैसे लेता है, तो ठीक तो होते नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर भी उनके ऊपर आ जाता है। तो कैसे लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, इसको लेके आपकी क्या अप्रोच रहती है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है फेमिलियल या जेनेटिक बीमारी है, जिसमें शुरू के सालों में तो अक्सर काफी ठीक ठाक नजर रहती है, पर धीरे धीरे एक तो रात में कम दिखता है, अंधेरे में या कम लाइट में मरीज को बहुत कम दिखता है, और धीरे धीरे फील्ड ऑफ विजन कम होने लगती है, और अक्सर 25-30 साल तक काफी सीवियर विजन इम्पेयरमेंट हो जाती है। इसके लिए अभी तक कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं आया है, ऑल्दो इसमें जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक री इंजीनियरिंग पे काफी काम चल रहा है, क्योंकि काफी कॉमन डिजीज है, इसलिए इस पे काफी एम्फेसिस है। बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं आया है जिसको हम कह सके कि उससे किसी को इम्प्रूवमेंट होएगा विजन। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये चीज भी डिटेक्ट हो टाइम से, जिससे पेशेंट को हम काउंसल कर सके कि वो अपनी क्या चीजें, जब तक उनकी विजन है, कौन सी चीजों पे वो जोर दें, जिससे कि वो आगे अपने आप को प्रोडक्टिव बना सके। आप खुद जानते हैं कि आजकल विजुअली इम्पेयर्ड लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के साथ बिल्कुल प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज स्किल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है।
आपको बेसिक अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, आपकी लैंग्वेज बोलने की शक्ति और लिखने की शक्ति अगर अच्छी हो तो आप कल आज बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या लिमिटेशंस उस डिसेबिलिटी की हो सकती है और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग डिनाइल में रहते हैं और लगता है कि जिसने भी कोई उम्मीद दी थी वो उसकी तरफ चले जाते हैं और कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। सो अभी तक आरपी या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं आया है जब तक साइंटिफिक जर्नल्स में प्रॉपरली क्लिनिकल ट्रायल से प्रूव नहीं हो जाता। ये जो लोग क्लेम करते हैं डिफरेंट थेरेपीज वो अभी सब्सटैंशिएटेड नहीं है और उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। राइट डॉक्टर साहब, अब आपके कुछ इनिशिएटिव्स पे आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स आई श्रॉफ हॉस्पिटल ने लिए हैं और उसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स को पता चले। सबसे पहले बात करते हैं आपके कोप इनिशिएटिव के बारे में, तो इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। तो अगर आप हेल्थ केयर के बारे में देखें कि सभी जगह दुनिया भर एक प्रॉब्लम है कि गुड हेल्थ सबको मिलनी चाहिए, हर एक गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। अनफॉर्चुनेटली आप कहाँ पैदा हुए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं कि आपका पिन कोड ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जेनेटिक कोड से। अगर आप किसी दूर रिमोट एरिया में पैदा हुए तो चांसेस है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं, एक्सेस के साथ हेल्थ वर्कर्स अवेलेबिलिटी नहीं है ना। ज्यादातर लोग से अगर आप पूछेंगे कि हॉस्पिटल में कौन काम करता है तो लोग कहेंगे डॉक्टर, थोड़ा सा और पूछेंगे तो कहेंगे नर्स, और उसके बाद फुल स्टॉप हो जाता है। पर हॉस्पिटल में उसके अलावा बहुत सारे और लोग चाहिए होते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ चाहिए और आजकल उसके लिए एक वर्ड यूज करा जाता है एलाइड हेल्थ वर्कर्स या पैरामेडिक्स। तो श्रॉफ हॉस्पिटल ने रिकग्नाइज किया कि हमारे को अपनी एफिशिएंसी और रीच बढ़ाने के लिए हमारे को बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स चाहिए, एलाइड हेल्थ वर्कर्स। तो हमने 12th क्लास पास करे हुए लड़कियों को आई केयर पैरामेडिक्स बनाया। पिछले 5-6 साल में हमने करीब 800 लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। ये 2 साल का कोर्स है जिसमें उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है कोर्स के दौरान, और उसके बाद 2 साल के बाद हम उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सिस्टम में या उन्हें प्लेसमेंट्स और आई हॉस्पिटल्स में दिलवा देते हैं, जिससे कि वो उनकी लाइवलीहुड भी क्रिएशन होती है और ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद ये आई केयर को बढ़ावा देते हैं। इसमें हमारे पास 4 मेन स्ट्रीम्स हैं। कुछ इनमें से ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स बनते हैं। तो कैटरैक्ट सर्जरी हो या रेटिना सर्जरी हो या बच्चों की सर्जरी हो, उसमें डॉक्टर तो सर्जरी करता है, साथ में इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होते हैं, ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करना होता है, इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए क्लीन करना होता है इंस्ट्रूमेंट्स को। इस सब की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत क्विकली ये ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स बन जाता है। ओपीडी की बात करें तो हम इन्हें एक स्ट्रीम होती है जिसे हम विजन टेक्नीशियंस कहते हैं। विजन टेक्नीशियंस को हम चश्मा जांच करने के लिए रिफ्रैक्शन की टेक्निक सिखाते हैं। स्लिट लैम्प पे बेसिक आई एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, वो काला मोतिया, सफेद मोतिया, कॉर्नियल अल्सर, इन्फेक्शन, ये सब पहचानने लगते हैं और डॉक्टर को भी असिस्ट करते हैं हॉस्पिटल में। और हमारी विजन सेंटर, प्राइमरी केयर सेंटर्स हम खोलते हैं हमारे हॉस्पिटल्स के आसपास विलेजेस में। अभी इस वक्त हमारे पास 50 से ज्यादा विजन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये विजन टेक्नीशियंस काम करते हैं। उसी विलेज के आसपास के रहने वाले होते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं और वो फिर एक क्लिनिक चलाते हैं जिसमें वो चश्मा का नंबर और चश्मा डिस्पेंस कर पाते हैं और हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स को भेजते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत हो या इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत हो। एक स्ट्रीम है जिसमें फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन पे, मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, वो सारा सिखाया जाता है। तो वो हमारे हॉस्पिटल के सारे जो प्रोसेसेस हैं पेशेंट्स के लिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें सपोर्ट करते हैं। इनमें से कुछ काउंसलर्स भी बनते हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर ने पेशेंट को देख लिया, उसके बाद पेशेंट को समझाना है कि कैसे दवा डालनी है, उसको अपने ऑपरेशन के बाद
देख रेख कैसे करनी है, या सर्जरी से पहले उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वो ये काउंसलर्स देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हेल्थ वर्कर्स का ग्रुप बन गया है, जिसमें हमने जान के सारे, हमारा ऑलमोस्ट 95% इसमें विमेन है, क्योंकि लड़कियों को जब आप कुछ सिखाते हैं तो वो सीख कर अपने घरों पे भी उसका इफेक्ट आता है और उससे पूरा विलेज में इम्प्रूवमेंट होता है। बिल्कुल, उनको हाइजीन, बेसिक एटिकेट्स, ऑर्गेनाइज करना अपनी लाइफ को, उसमें पूरी पर्सनालिटी चेंज आता है और उसका इम्पैक्ट पूरे विलेज पे पड़ता है। सो अब इस प्रोग्राम को हम और स्केल अप करना चाहते हैं। वी वांट टू ऑलमोस्ट 5 times द नंबर। ज्यादातर लड़कियां काफी लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से आती हैं, बट एक सेफ एनवायरनमेंट में उन्हें सीखने को भी मिलता है और फिर उससे उनकी लाइवलीहुड क्रिएशन भी होती है। बिल्कुल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप ये जो हेल्थ वर्कर तैयार कर रहे हैं ये विलेज से हैं, जैसे आपने पहले ही बिगनिंग में बताया कि वहाँ ऑलरेडी शॉर्टेज है हेल्थ वर्कर्स की। और दूसरी बड़ी बात अवेयरनेस, तो इससे जितना ये स्टाफ होगा, और गांव में हमने देखा है कि अवेयरनेस बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जब वो आपके साथ काम करेंगी तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आगे भी ये बच्चे पढ़ सकते हैं, तो दे कैन ऑल्सो एजुकेट पीपल इन देयर ओन एरियाज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ फुलफिलिंग प्रोग्राम। आप एक तो उस आई केयर, हम बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में जा पा रहे हैं, प्राइमरी केयर दे पा रहे हैं, स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं, और हॉस्पिटल में भी उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। और ये सब करने से उन लोगों का भी, जो ये खुद हैं हेल्थ वर्कर्स, इनका भी उद्धार हो रहा है। बिल्कुल। तो इट्स अ विन विन। ये जो हेल्थ वर्कर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली जो विमेन हेल्थ वर्कर्स क्रिएट कर रहे हैं, इससे यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स, उसके ऑलमोस्ट 10 गोल्स इसी प्रोग्राम से सेटिस्फाई होते हैं। एक तो विमेन एम्पावरमेंट होता है, पॉवर्टी एलिवेशन होता है, हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स आई केयर में उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इससे आपके लोकल एरिया में जॉब क्रिएशन, लाइवलीहुड क्रिएशन हो रहा है, ओवरऑल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है। सो मल्टीपल एरियाज में इस जो अलाइड हेल्थ वर्कर्स का जो हमारा ये इनिशिएटिव है, इससे मल्टीपल एरियाज में इम्पैक्ट हो रहा है। एक तरफ आई केयर तो इम्प्रूव हो ही रही है, दूसरी तरफ इन लड़कियों का अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस प्रोग्राम। राइट। डॉक्टर साहब, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, ऑब्वियसली ये प्रोग्राम नॉन डिसेबल्ड के लिए, जो अभी हमने बात की, राइट? तो इसमें थोड़े डिसेबल्ड भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहे तो ये प्रोग्राम क्या टाइम टू टाइम आप इसके एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, या वेबसाइट पे जाके कोई भी रजिस्टर कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए? आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस पे कर सकते हैं, www.sceh.net। इसमें हम हर 2 महीने में लेते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही है। आप किसी भी टाइम 12th पास अगर है तो जरूर आप आ सकते हैं। इट डजंट मैटर कि साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट स्ट्रीम हो, आप आइए, थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, हमें बताएं, जो आपका यूएसए आईडी इनिशिएटिव है, यूएसए आईडीज चिल्ड्रन ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, वो क्या है, डिटेल में बताएं। सो यूनाइटेड नेशंस की फॉर डेवलपमेंट वर्ल्ड के लिए एड होती है, यूएसए, जो काफी कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स होती है, उसका काफी प्रोसेस होता है टू गेट दैट। हमारे यहाँ 3 बच्चों के लिए, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के लिए 3 प्रोग्राम्स यूएसए से फंडेड है। तो एक प्रोग्राम है रेटिनोब्लास्टोमा, जो बच्चों की आंखों का कैंसर होता है। सो बच्चों में एक यूनिक कैंसर होता है आंख का, और अगर वो टाइम से डिटेक्ट नहीं होता तो आंख तो जाएगी, कई बार जान पे भी खतरा हो सकता है। इसमें जो शुरू के 3 से 5 साल में आंख से कभी कभी जो नॉर्मली प्यूपल, जो बीच की पुतली होती है, वो नॉर्मली काली दिखती है, इसमें आपको एक सफेद सा रिफ्लेक्स आएगा, और वो अर्ली पार्ट में अगर पिक हो जाता है
तो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं जो उसका ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और कई बार आंख भी बच जाती है, जान भी बच जाती है। तो यूएस इस प्रोग्राम में हम हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, हम दूर दूर प्रचार भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी, पीडियाट्रिशियंस को भी और जनरल पब्लिक में भी, कि बच्चों में अगर आपको कोई ग्रोथ दिखे या ये वाइट रिफ्लेक्स दिखे तो जल्दी फौरन रेफर करें। इसमें डिफरेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और नई तरह के और लेजर्स वगैरह से ट्रीटमेंट होता है, जिससे हम काफी आईज को बचा लेते हैं। एक और प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। आजकल काफी बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और हमारी अब साइंस इतनी अच्छी हो गई है कि प्रीमेच्योर बच्चों को हम बचा लेते हैं। नियोनेटल आईसीयूज में उन्हें रखा जाता है और वो प्रीमेच्योर बच्चे भी आजकल सरवाइव कर जाते हैं, बट उनकी आंख का जो रेटिना पर्दा जो होता है वो ठीक से डेवलप नहीं होता। तो शुरू के 2-3 हफ्ते के अंदर उनकी आईज को चेक करना होता है कि उसमें पर्दा ठीक से डेवलप हुआ है कि नहीं। तो हमारी टीम्स जो है वो दिल्ली के 10-15 हॉस्पिटल्स में प्रीमेच्योर बच्चों की आई स्क्रीनिंग के लिए टीम्स जाती हैं आईसीयूज में और स्क्रीन करते हैं, और जिस भी बच्चे में लगता है कि शक है पर्दा ठीक से नहीं डेवलप हुआ है तो उनका लेजर से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर टाइम से ये ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उनकी विजन बिल्कुल नॉर्मल रह सकती है। अगर ये नहीं मिलता टाइम से, और इसमें बहुत कम विंडो होती है, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब काम होना होता है, अगर वो नहीं होता तो ये बच्चे ब्लाइंड हो सकते। तो ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है तो उसकी फर्स्ट 1 और 2 वीक्स में आईज चेक होना बहुत जरूरी है स्पेशलिस्ट के साथ। एक तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं बच्चों की दिल्ली के स्लम्स में, कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको चश्मे की जरूरत है और उसे चश्मा ना मिले, और बेसिक स्क्रीनिंग शुरू के 5 से 7 साल में ना हो। तो ये स्क्रीनिंग हम दिल्ली के स्लम्स में कर रहे हैं जिससे कि सारे बच्चे जो उस एरिया के हैं उनकी आईज चेक हो सके। तो यूएसएड ने हमारे को ये सपोर्ट किया है, उसमें ग्रांट मिली है जिससे कि हम ये तीनों प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ग्रेट। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम से डॉक्टर साहब कितना बेनिफिट होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चे कई बार खुद कंप्लेन नहीं करते, उन्हें लगता है यही उनकी दुनिया है। सो बच्चों को अगर स्कूल में या आंगनवाड़ी में स्क्रीन करा जाए तो एक तो कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां होती हैं जैसे भेंगेपन की, या ये जो मैंने कैंसर बताया ये टाइम से पकड़ी जाती है, या मोतियाबिंद की। बट सबसे कॉमन तो होती है बस उन्हें चश्मे की जरूरत होती है, वो चश्मा नहीं पहन रहे और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। तो अगर स्कूलों में विजन टेस्ट हम करते हैं जाके, या कम्युनिटी में जाके डोर टू डोर भी हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं, और जिसको भी चश्मे की जरूरत है हम उसको पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि उसको चश्मा प्रोवाइड करा जाए, और टाइम से टाइम चेक करने भी हमारी टीम जाती है वो चश्मा पहन रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अब हमें लगता है कि बच्चा बुद्धू है, अटेंटिव नहीं है, क्लास में ठीक से पढ़ नहीं रहा, बट असली प्रॉब्लम है उसे दिख ही नहीं रहा होता और वो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। राइट। डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि हाल ही में कुछ घटनाक्रम हुआ है। पहले हम जो ब्लाइंडनेस को मेजर करते थे वो 6/60 से करते थे, लेकिन अब हमने जो वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइजेशन है उसको ऑप्ट किया है और अब जो हम मेजर करते हैं वो 3/60 करते हैं। तो क्या ये इंटेंशनली है? क्या ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि अब देखिए इंडिया में जो ब्लाइंडनेस है वो कम हो गई है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज का एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। आप अगर एक रीजन को दूसरे रीजन से कंपेयर करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड तो कॉमन लेना होगा। सो इंडिया में जो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन थी वो बेटर आई में 6/60 से कम विजन हो तो उसको हम ब्लाइंड या विजुअल इम्पेयरमेंट कहते थे, जबकि वर्ल्ड में उससे और कम विजन है जैसे 3/60 कहते हैं, वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल था। सो इंडिया ने भी अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो है 3/60 का अडॉप्ट किया। ना उसका रिपरकशन ये है कि ऑफकोर्स ज्यादा लोग थे जो 6/60 नहीं पढ़ पाते थे,
और 3/60 वाले लोग कम हैं। 3/60 का मतलब कि उनकी नजर 6/60 से भी कम है। सो अब 3/60 की डेफिनेशन से इंडिया में ब्लाइंड लोगों की नंबर्स अब कम हो गए एज कंपेयर टू 6/60 वाली डेफिनेशन से। बट जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो 3/60 है। सो इंडिया ने अब वर्ल्ड डेफिनेशन जो ब्लाइंडनेस की है वो अडॉप्ट की है। सो इससे बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्ड जिससे आप एक रीजन को दूसरे रीजन से कंपेयर कर सकते और आपके इंटरवेंशंस क्या चाहिए वो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते। तो ये इंटेंशनली नहीं है कि इंडिया में ब्लाइंड लोगों को कम दिखाया जाए? नहीं, इंटेंशनल नहीं है। आई थिंक वन हैज टू अडॉप्ट द वर्ल्ड डेफिनेशन। उसका ऑफ कोर्स रिपरकशन ये है कि पहले जितने हम दिखा रहे थे कि ब्लाइंड हैं वो आधे हो गए। सो एक तरफ से ये लगेगा कि सडनली इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि दुनिया में कि हमने कुछ ही सालों में आधे ब्लाइंडनेस कम कर दी। दैट इज नॉट टोटली ट्रू। वो डेफिनेशन चेंज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है आपके हॉस्पिटल का, आई केयर फॉर ट्रक ड्राइवर। जी हाँ, तो इसके बारे में बताएं। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। यस। सो आपको सभी को मालूम है और बड़े अलार्मिंग होता है कि रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में बहुत होते हैं और रोड एक्सीडेंट्स में अक्सर ड्राइवर की गलती की वजह से होती है। सो ये देखने में आया है कि क्या हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनकी क्या आईज और विजन चेक भी होती है रेगुलरली, उन्हें दिख भी रहा है कि नहीं ठीक से जब वो ड्राइव करते हैं। तो इसलिए हमने आयशा ग्रुप के साथ ट्रक ड्राइवर्स की आई टेस्टिंग का इनिशिएटिव लिया है और ये जो ट्रांसपोर्ट हब्स होते हैं वहां पे हमारे पास एक पूरी वेल इक्विप्ड वैन है जिसमें हम पूरा आई का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। विजन, रिफ्रैक्शन, चश्मे का नंबर देना, प्रेशर चेक करना, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, शुगर भी चेक करते हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होता है। और ट्रक ड्राइवर्स क्योंकि चलते रहते हैं तो हम ऐसी जगह इन ट्रक्स को रखते हैं जहाँ पे ये ट्रक्स आती और जाती रहती है और हमने सिस्टम बनाया हुआ अगर किसी को चश्मा चाहिए तो अगर वो रुक नहीं रहा तो नेक्स्ट हब में वो चश्मा पहुंच जाए उनके पास। हमने और ऑल इंडिया हॉस्पिटल्स जो आई हॉस्पिटल्स उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अब 13 बसेस ऐसी हम चला रहे हैं जो आई स्क्रीनिंग के लिए आयशा ग्रुप के साथ 13 बसेस हैं जो कोयम्बटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली सब जगह हमारी 13 बसेस हैं जहां पे ये स्क्रीनिंग हो रही है। और पिछले एक साल में करीब 1,70,000 ट्रक ड्राइवर्स की आई स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसमें हमने देखा है कि काफी ड्राइवर्स को चश्मे की जरूरत है, कुछ को दूर के चश्मे की, काफी को पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत है। और इन ड्राइवर्स को हम वहां पे चश्मा प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें हम ये भी उनको प्रोवाइड करेंगे कि क्योंकि ये तेज धूप में बड़े ग्लेयर के साथ ड्राइव करते हैं जिसमें काफी थकावट हो जाती है और स्ट्रेन होता है, तो पोलोरॉइड सन ग्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो और रिलैक्स स्टेट ऑफ में ड्राइव करें। और इस इनिशिएटिव से आइडिया ये है कि हमारी रोड सेफ हो जाए और एक्सीडेंट्स कम। ग्रेट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आई थिंक इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था और बहुत सारे ड्राइवर्स आए भी होंगे तो क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए? नहीं, ट्रक ड्राइवर्स को तो ये क्योंकि बेचारे वो घूमते रहते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता कहीं आई क्लिनिक में अपनी चेकअप कराएं। बहुतों का ब्लड प्रेशर भी काफी हाई मिला। सो और भी इनिशिएटिव्स हैं, कई और कंपनीज भी ये काम कर रही हैं, जैसे अपोलो ग्रुप भी काफी पूरा हेल्थ चेकअप करता है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। बट जितना भी करें वो कम है क्योंकि इनका काफी स्ट्रेसफुल काम है, दिन रात ये ट्रक्स चलाते हैं। सो हम लोग जो है थोड़ा आई और ईयर केयर के लिए काम करते हैं इन लोगों के साथ और ये इनिशिएटिव से वी आर वेरी इनकरेज्ड विद द रिजल्ट्स। उसको हम स्ट्रीमलाइन करते रहते हैं सो दैट और एफिशिएंटली हम ट्रक ड्राइवर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। बट पूरा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो है वो भी हम कवर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और इनिशिएटिव के बारे में चर्चा हो रही है जो आपने सिल्वर लाइनिंग के साथ कोलैबोरेशन में जॉब ओरिएंटेड सर्टिफाइड ट्रेनिंग शुरू की है जो पैरामेडिक्स से रिलेटेड है, 2+1 ईयर की।
टोटली ब्लाइंड और लो विजन फीमेल्स के लिए। लेकिन उसमें आपने एक कंडीशन लगाई है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ अनमैरिड के लिए, मैरिड के लिए नहीं। ऐसा क्यों? आई थिंक ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमारा जो स्कूल है उसमें when you are dealing with 100 students at a time, so एक टाइप के एक एज ग्रुप के लोगों को ट्रेन करना आसान है। बहुत डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों की अपनी डिफरेंट इश्यूज होते हैं, तो वो एक साथ काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ट्रेन करने में दिक्कत आती है। बट हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम स्लाइटली ओल्डर विमेन को लेते हैं। एक हमारा शादी तो किसी की भी हो सकती है ना, जल्दी भी हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है, 20 साल में भी, 22 साल में भी हो सकती है। हमारा जैसे एक सहारनपुर में इनिशिएटिव है जिसको हम प्रोजेक्ट आद्या कहते हैं। हम वहाँ पे डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रहे हैं विलेजेस में, और हमारे ये जो ट्रेन्ड पैरामेडिक्स हैं वो स्लाइटली ओल्डर एज ग्रुप की है, 25 से 27-28 एज ग्रुप की। उसमें कुछ मैरिड भी हैं जो डोर टू डोर, क्योंकि अपने घर के पास वो कुछ घंटे के लिए जा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। वो वहां पे विजन स्क्रीनिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टॉर्च लाइट के साथ आई का एग्जामिन भी कर सकते हैं, मोतियाबिंद पहचानना, नखूना पहचानना, या किसी आंख में अल्सर है या इन्फेक्शन हो रहा है, ये चीजें वो पहचान के उन्हें रेफर कर पाते हैं हमारे विजन सेंटर में। और जो नजदीक का चश्मे का नंबर देना है और उसको चश्मा भी प्रोवाइड करना, वो वहां पे उन्हें वहीं पे दे पाते हैं। इस इनिशिएटिव में हम थोड़ी स्लाइटली ओल्डर विमेन को ले रहे हैं। सो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स डिफाइंड है, नहीं वो ठीक है, हिसाब से हम रिक्रूट करते हैं। तो सर ये जो ट्रेनिंग है ब्लाइंड और लो विजन फीमेल्स के लिए, इसके बारे में थोड़ा और बताएं हमें। तो यही जो मैंने स्ट्रीम्स बताई हैं, जिसमें डिपेंडिंग ऑन कि आप ओटी में काम करना चाहते हैं या फ्रंट ऑफिस में या विजन टेक्नीशियन के साथ या लैब में काम करना चाहते हैं, हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और आपकी लोकेशन के हिसाब से, जहां पे हमारा विजन सेंटर है या सेकेंडरी सेंटर है, लोकेशन के हिसाब से पोस्टिंग होती है, जिससे कि आप अपने लोकल एरिया में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो डिपेंडिंग, हमारा थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्टिंग भी हम करते हैं कि अगर किसी जो टेक्निकली अच्छा है तो वो ओटी में कई बार अच्छा काम करते हैं। जो लोग बोलने में अच्छे हैं, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज हैं, वो काउंसलर्स की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी पर्सनालिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसमें एक आफ्टर 2 months ऑफ ट्रेनिंग, शुरू की 2 months कॉमन होती है, हम आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स में अलॉट करते हैं। सो वो एक फॉर्मल सिस्टम बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का। जी डॉक्टर साहब, विजन एड के साथ भी मिलके आप प्रोजेक्ट रन करते हैं जिसमें आप मोबाइल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री, और स्मार्ट ग्लासेस को प्रमोट कर रहे हैं आप। ये कितने बेनिफिशियल है स्मार्ट ग्लासेस? से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। विजन एड एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें सपोर्ट कर रही है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की ट्रेनिंग के लिए और उनको मोबिलिटी और एक्सेस बढ़ाने के लिए। तो स्मार्ट ग्लासेस जो हैं वो अब एक चश्मा है जिसमें एक कैमरा भी लगा है और इंटरनेट से आपके फोन के साथ कनेक्टेड है। काफी दिनों से हम इसके बारे में पढ़ तो रहे थे, 1-2 साल से, बट इतना महंगा था कि लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे। अब एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी के साथ ये स्मार्ट विजन ग्लासेस बने हैं जो कि काफी अफोर्डेबल हैं, अराउंड 25,000 के करीब की कॉस्ट है, और विजन एड ने इसे काफी सपोर्ट किया है। तो विजुअली इम्पेयर्ड लोग के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग गैजेट है। अगर आपने इसमें पहना हुआ और आपके फोन पे सपोजिंग 15-20 लोग जो आप जानते हैं जिनसे रेगुलर इंटरेक्शन है, उनकी फोटो भी लगी हुई है आपके फोन पे उनके नंबर के साथ, और उनमें से कोई अगर सामने से आ रहा है तो ये ग्लासेस आपको बता देंगे कि सो एंड सो 10 मीटर की दूरी पर है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मोबिलिटी ट्रेनिंग में भी वो आपको ऑब्स्टिकल कोई है, रास्ते में कोई पत्थर है या कोई बिल्डिंग है, उसके बारे में आपको इंडिकेशन दे देता है। कोई बुक पढ़नी हो तो वो कैमरा उसकी फोटो लेके, उसमें बुक रीडिंग सॉफ्टवेयर है, वो पूरा पेज आपको पढ़ना। सो ये स्मार्ट विजन ग्लासेस जो है, हमें लगता है कि काफी इससे विजन इम्पेयर्ड लोगों को फायदा होएगा,
अभी बहुत नए हैं, अभी करीब 1 महीना भी नहीं हुआ है रिलीज हुए। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमें इनके केस स्टोरीज मिलेंगी कि लोगों को कितना इससे फायदा हो रहा है। बिल्कुल। तो जॉब ओरिएंटेड की कोर्स की जब मैं बात कर रहा था तो डॉक्टर साहब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपने लिए, क्योंकि कोविड में हम सब जानते हैं कि किस तरह से धक्का लगा है एम्प्लॉयमेंट को, और खास तौर पे डिसेबल्ड सेक्टर में। तो होपफुली उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद उन्हें प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन अगेन मैं आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये जो मैरिड अनमैरिड वाली कंडीशन है, क्योंकि ये बहुत ही कम्युनिटी में चर्चा का विषय बना था, जनरली ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती नहीं है, तो उसको अगर आप दोबारा रिकंसीडर करें जरूर तो हो सकता है कि बहुत सारे जो एफिशिएंट लोग हैं उनको भी उसका बेनिफिट हो। बिल्कुल, वी विल लुक इनटू इट। जी डॉक्टर साहब, कुछ और जो मैंने इस इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछा और जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, सो मैं एक और जो इनिशिएटिव बताना चाहूंगा, दो इनफैक्ट। एक तो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, आई डोनेशन के बारे में। मरने के बाद हम हमारी बॉडी तो चली जाती है, बट हमारी जो आईज है उनका स्पेशली जो सबसे आगे ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, कॉर्निया या पुतली, वो मरने के बाद भी काम आ सकती है नजर बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने काफी इनिशिएटिव लिए श्रॉफ हॉस्पिटल में, और अब नॉर्थ इंडिया का हमारा सबसे बड़ा आई बैंक है। हम करीब 1500 से 2000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन साल में करते हैं। इसमें आई डोनेशन काउंसलर्स जो है हॉस्पिटल्स में या मॉर्चरीज में जहाँ डेथ होती है वहां पे फैमिली से बात करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं आई डोनेशन के लिए, और 6 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम जाके उसमें बस कॉर्निया बाहर निकालते हैं। उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता, और इससे फिर हॉस्पिटल में आई बैंक के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करके हम सर्जरी करते हैं, जैसे कि जिनको कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से विजन इंपेयरमेंट है, उनकी विजन वापस हम लौटा सकते हैं। इंडिया में कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस के बाद सेकंड नंबर पे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। So almost 7 to 8% of the blindness is because of corneal opacity. और इसके लिए हमारे को कम से कम 1 लाख कॉर्निया ट्रांसप्लांट पर ईयर करने चाहिए, जबकि हम करते हैं करीब 40-45,000। सो ये एक हमारा काफी बड़ा इनिशिएटिव है। हम याद दिलाना चाहेंगे सबको कि मरने के बाद हमारी बॉडी का कोई काम नहीं है, बट आप अपने फैमिली मेंबर्स या कहीं नेबरहुड में अगर डेथ हो तो आप प्लीज मोटिवेट करिए कि वो अपनी आईज को डोनेट कर सके, और हमारी टीम विल बी वेरी रेडी टू कम एंड टेक द कॉर्नियास। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है प्राइमरी केयर या विजन सेंटर्स का, जो हमने पहले भी बात करी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है एक्सेस की। अगर आप डॉक्टर्स की देखें तो 75% डॉक्टर्स 9 शहरों में रहते हैं। सभी लोग बड़े शहरों में सेटल होना चाहते हैं, बट थोड़ा भी अगर हम पेरिफेरी में जाते हैं तो वहां पे बेसिक सर्विसेज नहीं है। तो ये जो विजन सेंटर्स हम टेक्नीशियंस के साथ बनाते हैं, इससे हम प्राइमरी केयर मरीज के घर के पास प्रोवाइड कर पाते हैं। और इस टाइप का इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम प्राइमरी केयर जो बेसिक आई की कंडीशंस हैं वो हम लोकली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 50 विजन सेंटर्स हैं। हम इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं कि जहां जहां नीड है हम विजन सेंटर्स खोलें, और ये हमारे जो यंग विमेन हैं इनको ट्रेन करके हम विजन टेक्नीशियन प्लान करते हैं, और इससे आई केयर और ब्लाइंडनेस पे काफी इम्पैक्ट होएगा। दिस इनिशिएटिव नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड आल्सो। Would you like to say anything to government की, और हम ऑब्वियसली आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, इसमें मैन पावर की भी जरूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी जरूरत है, तो क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं जब भी आप ऐसे इनिशिएटिव्स को शुरू करते हैं? सो आई केयर ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखें तो 75% जो सर्जरीज हैं वो आउटसाइड द गवर्नमेंट सिस्टम होती है। सो मेजर बल्क, चाहे पुअर हो या रिच हो, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस इनिशिएटिव को उन्होंने अपना कमिटमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं।
मॉडल्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, जैसे श्रॉफ हॉस्पिटल का मॉडल है जिसमें हमें जो क्रॉस सब्सिडी मॉडल है, जिसमें जो पेशेंट पे कर सकता है वो पे करता है और उससे हम 50% काम जो है वो फ्री कर पाते हैं उनके लिए जिनके पास एक्सेस नहीं है। उससे हम ये प्रोजेक्ट्स को सस्टेन कर लेते हैं और वो हमारे को फंडिंग चाहिए होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, बिल्डिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए। ऑल्सो कुछ सर्जरीज का अब जो गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया काम जो किया है वो है आयुष्मान भारत। सो जो 5 लाख रुपीस का फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन को जो इंश्योरेंस मिली है, हेल्थ इंश्योरेंस, उससे अब पेशेंट अपनी डिग्निटी के साथ अपना इलाज करा सकता है। और आयुष्मान भारत बहुत ही बढ़िया वेरी वेल मैनेज प्रोग्राम है, सारा डिजिटल सिस्टम है जिसमें हॉस्पिटल्स को रीइंबर्समेंट्स भी मिल जाते हैं। सो इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स हमारे को चाहिए जिससे हम और आगे काम कर सके, नंबर्स और कर सके और अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को हम एक सीरियसली उस पे डेंट क्रिएट करें, जिससे कि हमारे कंट्री में वी हैव मोर पीपल हु आर मोर प्रोडक्टिव। क्योंकि ब्लाइंडनेस की वजह से आपका एजुकेशन नहीं हो पाती, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इकोनॉमिक लॉस होता है इसकी वजह से। सो विजन इम्पेयरमेंट के काफी इफेक्ट्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सिंपल उसके सॉल्यूशंस हैं और इंडिया में बहुत अच्छे मॉडल्स बने हुए हैं जिनसे हम बहुत एफिशिएंटली ये प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट शुड असिस्ट, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, they should assist in the capital expenditure and where possible improve Ayushman Bharat systems so that we can reach out to more people. Right. डॉक्टर साहब, आपने आई डोनेशन की बात की, तो सपोज हमारे लिसनर सुन रहे हैं, उसमें से कुछ लोग मोटिवेट हुए और लोगों को अवेयर करने में कामयाब हुए, तो वो कहाँ बताएं कि सर यहाँ पे आई डोनेशन का केस है तो आप ये कॉर्नियर ले सकते हैं? एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का नंबर है 1919। तो अगर आप 1919 पे कॉल करेंगे तो जो नियरेस्ट आई बैंक है वो कॉल उधर जाएगी और वहां से वो टीम आपको कनेक्ट करके कॉर्नियल डोनेशन को हार्वेस्ट करने का पूरा एफिशिएंटली प्रोवाइड करेंगे। सो 1919 जो है ऑल ओवर कंट्री का ये आई बैंकिंग का नंबर है जिससे आप आई बैंक से कनेक्ट हो सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, आई श्रॉफ हॉस्पिटल की कोई ईमेल आईडी जिस पे अगर हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी लेनी हो? हाँ, तो आप SCEH@sceh.net। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में आपने हमें जानकारी दी और जागरूक किया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन फ्यूचर भी आपको कभी भी लगे कि हम आपके इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वी विल बी विद यू, सो डोंट हेजिटेट टू कॉल अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। और आज हमने बात की आई श्रॉफ हॉस्पिटल में डॉक्टर माथुर साहब से, जिन्होंने तमाम इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बताया। आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपके आसपास कोई फीमेल ट्रेनिंग करना चाहती है तो वेबसाइट आपको इस प्रोग्राम में बताई गई है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। आई डोनेशन के लिए लोगों को प्रमोट कीजिए, टाइम पर अपना रूटीन चेकअप करवाएं इसका, और तंदुरुस्त रहें। अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट टू फ्लाई। बाय बाय। अभिनय में अच्छे एक्सप्रेशंस, अच्छी बॉडी लैंग्वेज जितने जरूरी है उतनी ही जरूरी है अच्छी डायलॉग डिलीवरी। जी हाँ, अभिनय के अलावा मीडिया के हर क्षेत्र में जुबान साफ होना बहुत जरूरी है, यानी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़, फिर चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या फिर कोई भी और भाषा। कई कलाकार बहुत अच्छे अभिनेता होने के बावजूद भी खराब डिक्शन की वजह से ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जिंदगी के झमेले में उलझकर जिंदा है कुछ जिगरबाज। सुशांत और शांतनु ने सुशीला को शांत समुद्र की सैर कराई। क्षेत्र की सक्षम साक्षी प्रत्येक क्षत्रिय को क्षमादान करने में सक्षम है। क्या ऐसे कुछ वाक्य आपको बोलते वक्त तकलीफ होती है? क्या आप हिंदी या अंग्रेजी के उच्चारणों में दिक्कत का सामना करते हैं? But if you will ask me what is my passion, क्या आप अपने डिक्शन को सुधारना चाहते हैं?
हिंदी बोलते समय कई बार हमारी मातृभाषा का असर उस पर दिखाई देता है, जिसे लहजा यानी एक्सेंट कहते हैं। और वैसे भी 50 रुपए देने में आपकी इतनी फट रही है तो पक्का आपको झंडू ही हूँ। क्या आप एक्सेंट प्रॉब्लम से परेशान हैं और उसे सुधारना चाहते हैं? अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने डिक्शन और एक्सेंट को सुधार सकते हैं, सही मार्गदर्शन और लगातार प्रैक्टिस के साथ। Actually, talk was that Sir ji की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9920878378। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, a flight of life.